तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि आज जिस किस्म की फैसले आते रहे अदलिया की तरफ से, खासतौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई के कई रहनुमाओं को, चाहे वो 9 मई के हवाले से फैसलाबाद की अदालत हो या फिर यहाँ की, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए। और इसमें बहुत से रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। और इसके बाद अब यकीनन बड़े अरसे से जो कहा जा रहा था कि रियासत को चैलेंज करना या हमारे सिक्योरिटी इदारों को चैलेंज करना किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। नजर आ रहा है कि वो नतज अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू भी हो गए हैं। इसके ऑब्वियसली सियासी तौर पर तो असरात होंगे, लेकिन पीटीआई ने इनको रिजेक्ट तो किया है। लेकिन अब देखना होगा कि आया ये क्या एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं इन तमाम मुकदमात के फैसले। इसका जो सियासी पर्सपेक्टिव है वो अपनी जगह, लेकिन दिफाई इदारों ने किस तरीके से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और किस पॉलिसी को लेकर अब आगे मुस्तकबिल में चलना है, इसके हवाले से प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था और 9 मई के वाकयात को अगर देखा जाए तो रियासती और अस्करी तनाजुर में किस तरीके से इसको परसीव किया जा सकता है? आप समझते हैं कि फैसले तो हुए हैं, लेकिन क्या ये जो वाकयात थे इनको हम सिर्फ सियासी समझें या फिर ये रियासती सलामती को चैलेंज करने की कोशिश की गई थी बजाहिर? देखिए जी, जहां तक सना ताल्लुक है 9 मई का, तो 9 मई वाज एन अनफॉर्चुनेट डे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है कि हम उसको सिक्योरिटी को या जो स्टेट के ऊपर हमला है या जो पॉलिटिक्स है उसको मिक्स कर देते हैं। हर चीज फॉर ग्रांटेड नहीं होती, ये याद रखिएगा जी। और अगर पाकिस्तान को अभी मुस्तकबिल में हमने कहीं लेकर जाना है तो हमें रूल बेस्ड एक सोसाइटी, रूल बेस्ड एक मुआशरा कायम करना होगा जी। दीज वर सीरियस थिंग्स। ऑफ कोर्स बहसियत पाकिस्तानी आज मैं दुखी हूं कि पाकिस्तानी लोगों को सजाएं हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस चीज का, ये सजाएं जिन वजूहात की बिना पर हुई हैं। आई मीन जो हमला किया गया मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर ही देखे सना, सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान का वाहिद हल है जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सकती है, लेकिन उस वक्त जब डेमोक्रेसी ओरिजिनल शेप में हो। ये नहीं है कि आप डेमोक्रेसी का नाम पावर में आने को सिर्फ रखते हैं। पावर में जब आप आते हैं तो आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो एंजॉय करते हैं, लेकिन उसका जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आपको लेनी होती है जी। तो आप चाहे अपोजिशन में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे आप असेंबली में हो या ना हो, चाहे आप नॉर्मल एक मेंबर हो, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आप लीड कर रहे होते हैं सेट ऑफ पीपल। आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। आपका उनपे एक पॉलिटिकल और एक सोशल कंट्रोल भी होता है जी। खासतौर पे हमारी ये जो रूरल सियासत है, इसमें हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो किसी भी पार्टी से हो, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा सोशल पॉलिटिकल कंट्रोल आपका होता है। आप उनको स्टीयर करते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। तो उस तरफ लेके जाना चाहिए। तो एज फार एज मिलिट्री की क्यादत का जो आपने सवाल किया, तो आई एम वेरी क्लियर, वो जो पहले दिन से उनका स्टांस है वो वहीं पे खड़े हैं जी। जो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है वहां पर कोई उनका, ऑफ कोर्स केसेस पर इन द कोर्ट्स, अब ये अदालतों के फैसले हैं। और ये टेररिज्म कोर्ट से जो फैसले हुए हैं इनका डायरेक्ट मिलिट्री कोर्ट से तो हुई नहीं कि इसके ऊपर कोई शुबा। बहरहाल मैं ये कहता हूं कि जिनको सजाएं हुई हैं उनको जो पूरा जस्टिस का जो सिस्टम है वो उनको मिलना चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई गलत सजा हुई है तो वो उसको करेक्शन अप्लाई की जाए, और अगर सही सजा हुई है तो फिर देखिए पाकिस्तान को अगर हमने कानून और आइन के नीचे जब तक नहीं लाएंगे, जब तक प्रोसेस में नहीं लाएंगे, तो ये वाकयात बार बार होते रहेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। और स्पेशली इस वॉर लाइक सिचुएशन में वी आर इन टू अ सीरियस वॉर। और ये हाइब्रिड वॉर है, प्रोलॉन्ग होगी, प्रोट्रैक्टेड होगी। आपने पार्लियामेंट इंडियन स्पीचेस सुन ली हैं, चाहे कांग्रेस हो या चाहे हिंदुत्व सेट माइंड सेट के साथ वाली बीजेपी हो। सब पाकिस्तान के बारे में जो ख्यालात रखते हैं वो इतने इनकरेजिंग नहीं है। ये भी फरमाएगा कि पीटीआई के रहनुमाओं को सजाएं सुनाने से ये इदारों और अवाम के दरमियान एक एतमाद की बहाली में क्या फायदा पहुंच सकेगा, क्योंकि इससे पहले माजी में इस किस्म के इंसिडेंट्स कभी नहीं हुए। तो आप समझते हैं जो एक ट्रस्ट का लेवल है वो दोनों के बीच में दोबारा बनने में मदद मिल सकेगी इन फैसलों से? देखिए सर, कुछ हार्ड रियलिटीज है जी पाकिस्तान की। अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी पोलराइजेशन हो गई है पॉलिटिक्स में कि मैंने जैसे कहा ना, आप अगर पावर में नहीं होते तो आप सब कुछ, वो कहते हैं ना कि आप पूरे उसको आशियाने को जलाने के मोड में चले जाते हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल जी। और सजाएं जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट्स ने की हैं। पाकिस्तान का लीगल प्रोसेस रहता है, ये अच्छे हैं या बुरे हैं, वीक है या स्ट्रांग है,
इनको ठीक करना भी पॉलिटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको हर चीज बुरी लग रही होती है, लेकिन जब आप पावर में गवर्नमेंट में होते हैं तो आप करेक्शंस नहीं अप्लाई करते, चीजों को ठीक नहीं करते। बहरहाल अभी भी मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस को चाहिए कि वो मिलकर एक पाकिस्तान एजेंडा के ऊपर काम करें। जब आप पर्सनल एजेंडाज या विम्सिकल एजेंडाज चलाते हैं तो फिर वी आर गोइंग नोवेयर। ऑफ कोर्स अवाम में बदएतमादी भी पैदा कराने की कोशिश की जाती है। ये चीजें कुछ जो फॉलोअर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स होते हैं हर पॉलिटिकल लीडर के, वो उनके अंदर एक चीज आती है, एक एक गुस्सा, और ऑफ कोर्स एक नेचुरल चीज है। लेकिन उससे पहले जो इवेंट हुए उसको जेहन में रखना बहुत जरूरी है कि सजाएं हुई क्यों। वो जब आप हुई क्यों का जवाब ढूंढेंगे, ये हर पाकिस्तानी का काम है कि वो कुछ डायरेक्शन देने से पहले सोचे जरूर कि ये सजाएं क्यों हुई हैं, और सही और गलत की फिर तफरीक जरूर करे। बट हाउ एवर एज आई सेड कि मेरे लिए वसीयत पाकिस्तानी सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वी आर इनटू अ सीरियस वॉर, और हमें बहुत क्राफ्टली आगे चलना होगा। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और आई थिंक पाकिस्तान को हम बेहतर मुस्तकबिल की तरफ तब भी ले जाएंगे। सर, आप समझते हैं कि इन सजाओं के बाद जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम की फिजा मौजूद थी और हर कोई रियासती इदारों के ऊपर तनकीद करता था या उन पर दबाव डालने की कोशिश करता था, इन दोनों चीजों में कुछ कमी आ सकेगी? देखिए, इदारों ने तो जी हमेशा ना, हम पास्ट से गलत मिसालें लेते रहे हैं। पास्ट में कुछ चीजें इग्नोर की गई। मैं एक मौजूदा अपोजिशन या इस मौजूदा पॉलिटिकल नहीं, मैं पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो जब रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आप यू कांट से कि जी दो रॉन्ग्स जो हैं वो एक सही को जन्म दे सकते हैं। दोनों रॉन्ग्स हैं और उनको दोनों उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। आई थिंक आप जो मौजूदा जो मिलिट्री क्यादत है, कम से कम उनके बारे में तो आई एम प्रिटी क्लियर कि वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पाकिस्तान लॉ और आइन के नीचे चले जाए, और उसी उसी तरह के पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी चले। अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग सही है या गलत है इस इंसिडेंट की, वो ऐसे वक्त पे हुआ है जब इदारे ने एक फैसला किया हुआ है कि कानून और आइन के मुताबिक पाकिस्तान ने चलना है, और उसी के मुताबिक अब ये सजाओं के साथ वो एडजस्ट हो रहे हैं। बहरहाल उनका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। अभी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, एक एक सजा हुई है, अपील्स के हक है वहां पे। आप जो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है उसमें आपको प्रूव करना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो फैसला आपके हक में आए वो तो ठीक है और जो फैसला आपकी मुखालफत में आए वो बुरा है। अब ये कोर्ट्स अच्छे हैं, बुरे हैं, कमजोर है, स्ट्रांग है, जो भी है, पास से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो यही है। अब इनमें इम्प्रूवमेंट करने की जो अगर जरूरत है तो उसको आप मिलके करें। इनको सही चीजों को करने की जरूरत है तो उसको करें। लेकिन मैं सिर्फ तमाम पाकिस्तानियों से एक ही अपील करूंगा कि सही को सही और गलत को गलत कहें। ये फरमाएगा कि 9 मई जैसे वाकयात को दोबारा रोकने के हवाले से मुस्तकबिल के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारे और हुकूमतें क्या इकदाम करने की जरूरत महसूस करें? देखिए, पाकिस्तान में जी तीन चीजें करने की जरूरत है। पाकिस्तान में एक तो गवर्नेंस ठीक करने की जरूरत है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ठीक करने की जरूरत है, और इन दोनों चीजों को आइन के ताबे करने की जरूरत है जी। आपकी पॉलिटिक्स और आपकी गवर्नेंस जब आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होगी तो आप फिर रूम क्रिएट होगा, फिर स्पेस क्रिएट होगी। ये नहीं हो सकता कि विम्सिकल हो जाए। कोई बादशाह तो है नहीं यहाँ पे, कानून है, आइन है। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज इन कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट थ्रू दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक उसकी ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। तो बस अच्छी गवर्नेंस करें, अच्छी सियासत करें, और पाकिस्तान के लिए करें, और आइन के नीचे रह के करें, तो फिर प्रोसेसेस में कंट्री चला जाएगा ना। मैं सना यही तो एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को प्रोसेसेस में डालने की जरूरत है, इंटरप्शन की जरूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हम जनजिकल इंटरप्शन करते रहें और सिस्टम जो है वो कोलैप्स करता चला जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पॉलिटिक्स है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या वो उससे तय पहली पहलू तय कर रहे हैं या जिससे, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो ठीक नहीं है। बाकी वी आर इनटू द सीरियस वॉर। हमारे इदारे एक जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। वो अपना काम करें तो बहुत बेहतर है जी। और उसको उधर महदूद उधर तब ही रखा जा सकता है जब हमारी पॉलिटिकल फोर्सेज जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी सवाल जवाब उनसे किए जाने चाहिए, न कि इदारों से किए जाने चाहिए। अगर दोनों यही इंप्रेशन देंगे कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ये तो कोई और कर रहा है, तो वहां पर खराबी पैदा होती है। इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, दे हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन। जो अपोजिशन है उसका अपना काम है, लेकिन दोनों जिम्मेदारी का मुजाहरा करें जी। सर, भारत के हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी कि हालिया दिनों में भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जो जारहाना बयानिया अपनाया गया, उसको कंडेम तो किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इसके पीछे असल जो मुहरकात थे वो क्या थे आपकी नजर में?
देखिए, इंडिया के अंदर जी सेफरनाइज्ड एप्लीकेशन हो चुकी है। पाकिस्तान इज द टारगेट। ऑपरेशन जो संदूर कह लें या तंदूर कह लें, जो भी है, वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जारी है। इसको वो एक्सपेंड कर रहे हैं, थ्रेट भी कर रहे हैं। उनकी पार्लियामेंट के अंदर देखे ना, चाहे कांग्रेस हो या आरएसएस हो या बीजेपी हो, सबकी स्पीचेस में एक चीज कॉमन नजर आई है कि वो पाकिस्तान से जंग चाहते हैं जी, और जंग को कंटिन्यू करते हैं। कांग्रेस के भी जो सवाल है उसी जंग की हार के हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आपने गलत जंग की, उन्होंने कहा आपने जंग हारी क्यों है। वो हरी क्यों के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने आपको मारा क्यों। वो ये नहीं कह रहे कि आइंदा जंग नहीं होनी चाहिए, तस्फिया तलब मसाइल जो है उनको डिस्कशन से हल करने चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे नेबरहुड से कोई खैर की खबर ना अभी मिली है, ना आगे मैं माजी मुस्तकबिल करीब में देख रहा हूँ। क्योंकि जो मेन रीजन पर कॉन्फ्लिक्ट है उस पर तो बातचीत ही नहीं हो रही, ना उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको सामने रखते हुए वहां से एक एसिमेट्रिक कंडीशंस रहेंगी। फर्क ये है कि ये जो आरएसएस है, ये काइनेटिक्स में बहुत ज्यादा बिलीव करती है। पहले डोवल की पॉलिसी के तहत एक एक चीजें चलती रही। उसके बाद डोवल जो है वो जरा लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन करके स्लो ब्लीडिंग के साथ डिफेंसिव ऑफेंसिव ऑफेंसिव डिफेंसिव जो स्ट्रेटेजी उसके साथ चलना चाहते हैं, जबकि मोदी जो है ये और ज्यादा काइनेटिक में बिलीव करते हैं। फिर हमारी बदनसीबी ये है कि वहां पे एक फनेटिक टेररिस्ट सी हुकूमत है, जो प्राइमरीली, और उनका जो लीडर है जिसको मोदी कहते हैं, वो एक नार्सिस्ट है। ही हैज फिजिकल एंड हेल्थ कंडीशंस, तो इट्स चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान। तो इस माहौल में पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। और पाकिस्तान चूंकि नेचुरल स्टेबलाइजर है रीजन का, तो पाकिस्तान पे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ भारत की ये जो एप्लीकेशन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो काइनेटिक में बिलीव करते हैं, फ्रिक्शन में बिलीव करते हैं, तो हमें भी फिर अपनी फ्रिक्शन और काइनेटिक उसी लेवल पे रादर टू नॉच अप क्विड प्रो को रिस्पॉन्स में तैयार रखनी होगी हर वक्त, कि हम उनका जवाब दे सकें। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, या जो पाकिस्तान में कमियां कुताहियां हैं, जो हमारी सोशो इकोनॉमिक या गवर्नेंस के मसाइल हैं, इनको जितना जल्द हल किया जाए, उतने जल्दी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और हमारे जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो तब भी हल होंगे। जब पाकिस्तान सिक्योर होगा, मजबूत होगा, महफूज होगा, तो फिर इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली ये ज्यादा मजबूत पाकिस्तान की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या आप समझते हैं कि भारत पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम के जरिए सिर्फ अंदरूनी सियासी मकासद हासिल करने का ख्वाह था, जिस तरह इलेक्शंस की बात की जा रही थी, या फिर इससे अलावा भी आप समझते हैं कि बैन अवी सतह के ऊपर भी कोई ऐसा एलिमेंट था या कोई ऐसी हिकमत अमली थी जो कि भारत अपने फायदे में लेना चाहता था? नहीं, हेजमोनिक डिजाइन तो है जी, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उनकी मोनोपोली को चैलेंज करता है। बाकी आप कंट्रीज रीजन की देखें, आप वो एम्बोल्डन हो रही है पाकिस्तान की चीजों को देखकर। लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो पोलिटिकल एजेंडा है अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें कश्मीर शामिल है, उसको भी वो टारगेट, कश्मीर को तो राइडर क्लास के तौर पे, आई मीन हर हर एप्लीकेशन के बीच में रखते हैं साथ, स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं ताकि उसके बीच में जो इनका टेररिज्म के साथ इसको इक्वेट करके इसका जो लॉजिकल पर्पस है उसको अंडरमाइन किया जाए, डाइल्यूट किया जाए जी। और उसके साथ साथ वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज भी पुश कर देते हैं, या अपनी एक पॉलिटिकल चीज भी पुश कर देते हैं कि कश्मीर को उधर टेररिज्म के साथ रिलेट करते हुए पाकिस्तान को प्रेशर डालते हैं। फिर जैसे पुलवामा में इन्होंने 370 को पुश कर दिया, और अभी पहलगाम में इन्होंने वाटर ट्रीटी को पुश कर दिया। तो ये अपने एजेंडे को परसू कर रहे हैं। हेजमोनिक डिजाइन मल्टीपर्पज है ना जी, हेजमोनिक डिजाइन भी है, कश्मीर को भी इसमें लाना चाहते हैं, पाकिस्तान को सबड्यू भी करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो डिफाइंस है जी, वो हमारे खून में है, हर पाकिस्तानी के खून में है, खून में है। वो किसी की इजारादारी बर्दाश्त नहीं करते। ये जो हुसैनियत है ना, इसने पाकिस्तानी कौम की एक अलग ही एक सोच और एक करेक्टर कर दिया हुआ है। तो पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो इट्स वेरी क्लियर जी, चाहे हमारे सिविल लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हमारी पॉलिटिक्स हो, हमारे अवाम हो, वो सारे इंडिया के ऊपर दे हैव कंसेंसस कि हम अपने वजूद को जो खतरा है वो सिर्फ इंडिया से है, और पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि और ज्यादा शिद्दत के साथ तैयार है। तो ये आई थिंक इंडिया को चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाए। दे शुड अंडरस्टैंड, वरना जिस जबान में भी समझना चाहेंगे पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, और सबसे बढ़कर ये विल, विल टू फाइट, तो वो उसको उसको लेसन लर्न करना चाहिए। पाकिस्तान सबड्यू नहीं होगा। इसलिए तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी मैसेजिंग जो करते रहे हैं, और थ्रू जेडी वैंस टू इंडिया, कि पाकिस्तान एक मैसिव रिटेलिएशन करेगा, बिकॉज दे न्यू इट कि पाकिस्तान कभी भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसी प्रेशर, किसी लालच में कम नहीं होगा। वो रिस्पॉन्ड करेगा जी, क्योंकि डिफाइंस इज आवर करेक्टर।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर जाहिद महमूद साहब, और यकीनन आज का जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस दिन की मुनासबत से वो गुफ्तगू कर रहे थे। अब देखना होगा कि आया इस दिन के हवाले से जो आज फैसले सामने आए हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से, उससे जो ऊपर की टियर की लीडरशिप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें से कई रहनुमाओं को सजाएं भी हुई हैं। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल हो सकता है, और क्या उनका मुस्तकबिल का लाहेमल होगा, खासतौर पर एक ऐसे वक्त में जब वो 5 अगस्त के हवाले से भरपूर तैयारियां करें। इस पर उनसे मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस तरह हमने बात की कि 9 मई के केसेस के हवाले से जो फैसले आ जाए हैं, यकीनन उसका बड़ा मनफी असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि उनके जो इम्पोर्टेंट तरीन टीयर जो लीडरशिप का था उसको बड़ा धचका पहुंचा है आज के फैसले से। लेकिन इस हवाले से मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या हो सकती है, और इस फैसले को किस तरह पीटीआई देख रही है, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद है। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है और पीटीआई के लिए बहुत बड़ा धचका है ये 9 मई के मुकदमे में जो मरकजी आपके रहनुमा हैं उमर अयूब साहब, जरताज गुल साहिबा, शिबली फराज और फिर साहबजादा हामिद रजा समेत कई अफराद हैं, कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा, जिनको ये 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। अब आपकी जमात इस फैसले को सर किस तरह देख रही है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये देखिए, पीटीआई को सबसे पहले पीटीआई के जो वोट थे उनके ऊपर डाका डाला। उसके बाद नंबर 2, पीटीआई की जो रिजर्व सीट्स थी उसके ऊपर डाका डाला। अब पीटीआई की जो एग्जिस्टिंग सीट्स थी उसको, अब तो बेसिकली ऐसा होता है ना कि आपके घर में एक चीज पड़ी है, वहां पे आके कोई डाका डाल के चला जाता है। फिर उसके बाद आप एक चीज बाहर से मंगवा रहे हैं, वहां से आपका हिस्से की चीज वो बाहर से ही वो टीसीएस वालों के साथ मिलके चोरी कर दिया। अब आपके घर में घुस के आपको गन पॉइंट पे पकड़ के और आपको डाका डाल रहे हैं, ये जो हो रहा है ये वो डाका है। हमारे जो यहाँ पे मरकजी जो इनके अंदर इस पूरे केस के अंदर 9 मई के अंदर, अब आप देख लें, सितम जरीफी देख लें और पाकिस्तान की जुडिशरी को देख लें कि जो मरकजी गवाह हैं उनके ऊपर कोर्ट कहता है, जो जजमेंट है उसमें लिखता है कि ये जो है ये स्पाई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग खुद भी कहते हैं हम भेस बदल के। अब मुझे जो समझ नहीं आती, किसी भी मैं हो सकता है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में ये होता हो कि जब आप टॉप के 13 बंदे जो कि एक मीटिंग कर रहे हैं, एक आदमी जो सिपाही के लेवल का या एसएचओ के लेवल का या उस लेवल का एक आदमी भेस बदल के उनके दरमियान में चला जाएगा, तो दूसरे लफ्जों में वो उन 13 के अंदर या 14, अगर उसको मिला लें 14 बंदे होंगे, वो 14 के अंदर अपने आप को या डॉक्टर हुमायूं या अपने आप को एजाज चौधरी या अपने आप को कोई इस किस्म का बंदा जो वहां उसमें बैठ सके, वो बन के अंदर चला जाएगा। और बाकी जो लोग हैं, जो 13 लोग हैं, वो उसको यही समझेंगे कि ये डॉक्टर हुमायूं है या फलाना है या फलाना है या फलाना है। मतलब आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की अवाम, मतलब हो सकता है ये इन लोगों ने अभी रिसेंटली वो जो मिशन इम्पॉसिबल है उस मूवी से इंस्पायर होके इन्होंने कोई इस किस्म के कोई चीज की हो कि यार वो जैसे उसमें वो अपना भेस बदलता था तो वो बिल्कुल ही एक पतली सी झिल्ली लगाता था तो वो पूरी शक्ल ही बदल जाती थी, और उतरते बाहर से निकलते हुए वो यूं झिल्ली पकड़ के निकाल लेता था और एक नया बंदा बन जाता था। तो क्या इस किस्म की पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी है तो 100 बिस्मिल्लाह, फिर तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर इस किस्म की चीज नहीं है तो मुझे एक बात बताएं, वो कोर्ट किस किस्म का कोर्ट होगा जो इसके ऊपर डिसीजन ले रहा है? और पाकिस्तान का आइन जो है वो प्रिवेंट करता है कि जो स्पाई है उसकी जो शहादत है वो एडमिसिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग जिस किस्म की ये बातें बता रहे, मतलब वो कहते हैं लाहौर में 13 लोग थे, किसी और जगह पे जाके वो उसमें एडिशन कर लेते, किसी और जगह पे जाके उसमें एडमिशन कर लेते कि भाई ये और तो आई डोंट नो कि हम लोग किस तरीके से हम लोगों का सिस्टम चल रहा है और हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए सजाएं दे रहे हैं। और उसमें और बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिसका जिसका ऑनेस्टली कानून उसको टोटली वो करता है। जज खुद कह रहा है कि यार ये जो है ये बच्चर साहब जो है और चट्टा साहब है, इनके ऊपर तो कोई चीज नहीं, आप इनके ऊपर जरा मत करें, ये तो
है ही नहीं, और फिर उनको सजाएं भी दे रहे हैं। तो आई रियली डू नॉट नो, हम लोग अगर ये समझते हैं, अगर ये सिस्टम ये समझता है कि इससे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, तो इससे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इससे फर्दर डिवाइड क्रिएट होगा। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, मैं ट्वीट का रेफरेंस देता हूं। जावेद हसन साहब ने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के अंदर हमने पिछले 2-3 सालों में ये भी सुना था कि $100 बिलियन जो है सऊदी अरब लेकर आ रहा है। फिर हमने सुना 50 बिलियन है, 5 बिलियन है, उनमें से आज तक एक भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। फिर हमने ये भी सुना था कि ये फार्मिंग का सुना था, फिर हमने क्रिप्टो का, मिनरल्स का। अभी देखिए ये सारी चीजें अब मुझे समझ ये नहीं आती, पिछले साल शेल पाकिस्तान में अपने एसेट्स बेच के जा रही है, आज अचानक मतलब क्या हो रहा है कि वो लोग आ रहे हैं, वो क्या चीजें डील है, उसके पसे पर्दा क्या चीजें। चलो आ रही है, अच्छी बात है, मैं उसको वेलकम करता हूँ। लेकिन क्या ये चीजें मटेरियलाइज हो जाएंगी? अगर आप अगर आप एक ऐसे सूबे को मार्जिनलाइज कर देंगे कि जिसके अंदर एक खास पॉलिटिकल पार्टी की 90% रिप्रेजेंटेशन है, आप उनको बिल्कुल चेंज करके, उस 90% को चेंज करके, बाय फोर्स चेंज करके उसको माइनॉरिटी पे लेकर आ रहे हैं, क्या ये वहां की आवाम एक्सेप्ट करेगी? मतलब आई रियली डू नॉट नो। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या थॉट प्रोसेस, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये फरमाएगा कि पीटीआई इन अदालती फैसलों को क्या चैलेंज करने का इरादा रखती है, और अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर कानूनी हिकमत अमली क्या होगी, आप लोग किस प्लेटफॉर्म पर रुजू करेंगे? और अदालतों के फैसलों पर तो वैसे भी आप लोग बड़े अरसे से तनकीद कर रहे हैं, तो अब फिर उन अदालतों का दरवाजा खटखटाने का फायदा क्या समझा जाएगा? मैं एक बात बता देता हूँ। इस वक्त जो जुडिशरी है उसके अंदर दम खम नहीं है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इट्स एन एग्जेक्टिव जुडिशरी। आर्ट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो जो अमेंडमेंट्स हुई थी, 26 अमेंडमेंट्स हुई थी, इसके अंदर आपने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म कर दी है। जब आपने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म कर दी है, तो इसका मतलब है अब जुडिशरी आज़ाद नहीं है, वो सबसे ज़्यादा महकूम हो गई है। अब इस किस्म की जुडिशरी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, बहरहाल हमारे पास यहाँ पे जो 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 वेंट करने के लिए हम उसी तरफ जाएंगे, हम उनके अपील करेंगे। आई होप सैनिटी प्रिवेल्स। आई होप के जो हमारा सिस्टम है वो इस चीज को देख ले कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। अगर एक चीज ठीक नहीं हो रही, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम कभी ठीक हो नहीं सकता। ये जी। याद रखिए, अगर एक चीज गलत है तो वो गलत ही रहेगी, वो ठीक नहीं हो सकती। ये फरमाएगा कि पार्टी की क्यादत के जाने के बाद अब जो खला पैदा होगा, अगर पार्लियामेंटेरियंस को निकाल दिया जाता है, पार्लियामेंट से उनकी रुकनीत खत्म हो जाती है, तो फिर अब मुतबादिल क्यादत के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्यादत का कोई फुकदान नहीं है। एक बंदा हटेगा, दूसरा आ जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्यादत का फुकदान नहीं है। आप अली अमीन को हटाओगे, उसके बाद कोई आ जाएगा, उसको हटाओगे, फिर कोई और आ जाएगा। वी हैव गॉट अ लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, द रीजन बीइंग, हमारे पास इतनी ज्यादा क्यादत इसलिए है कि हमारे अंदर एक पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है। हम जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये लड़ाई नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे पाकिस्तान के अंदर 150 जमातें हैं, पॉलिटिकल जमातें हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाहे वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी क्यों ना, पर डेमोक्रेसी है तो उस वजह से है। वो जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके अंदर डिस्करेज किया जाता है इस क्या कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, वो फैमिली ओरिएंटेड जमात होती है। उसके अंदर, आपके अंदर वो ब्लू ब्लड होना चाहिए। अगर आपके अंदर ब्लू ब्लड नहीं है, तो चाहे आप क्यों ना, लेट्स से कायरा साहब जैसे क्यों ना हो जाए, दो के पता नहीं 20-25 साल से लगे हुए हैं, लेकिन वो खड़े होंगे बिलावल भुट्टो के पीछे। फिर कल को अगर बिलावल भुट्टो नहीं तो आसफा के बेटे के पीछे खड़े हो जाएंगे। पहले बेनजीर के पीछे खड़े थे, फिर वो लोग जो भुट्टो के साथ खड़े थे वो फिर बेनजीर के पीछे खड़े हो गए।
चलो बेनजीर, फिर भी उसने कुछ स्ट्रगल की थी। फिर उसके बाद जरदारी के पीछे हो गए थे, क्योंकि उसके पास एक विल आ गया था। ये पॉलिटिकल पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो विल में ट्रांसफर होती है। फिर उसके जरदारी साहब का बेटा जब जवान हुआ तो उसके पीछे खड़े हो गए। अब उसके बाद ये उसका बेटा होगा, और अगर वो उसका बेटा नहीं होता फॉर वट एवर रीजन, तो फिर आसफा भुट्टो के उसके बच्चे के पीछे खड़े हो जाएंगे, फिर या किसी और के पीछे खड़े हो जाएंगे। ये इनकी किस्मत में पीछे खड़े होना है, क्योंकि ये गुलामाना सोच वाली पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो नहीं है। हम लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था इसलिए होते हैं कि इट्स पॉलिटिकल मैरिट विद इन द पार्टी। तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और बहुत ज्यादा वो क्या कह सकते हैं उसे, लीडरशिप क्वालिटीज हैं। ये भी फरमाएगा कि फवाद चौधरी साहब, जैन कुरैशी और इस किस्म के कुछ दीगर रहनुमा हैं, उनको तो बरीयत मिल गई है इन केसेस में, तो इस पर आपकी जमात का मौकफ क्या है? देखिए, सिंपल सी बात ये, उनको छोड़ दे। उनको तो देखिए, ये तो इनमें से लेट्स से बाज एक ने तो जो जिन लोगों ने वो किया था, तो मुझे तो बाज का समझ नहीं आई थी। लेकिन वो लोग थे जो मरकजी किरदार थे। मतलब आपको पता है कि ये जो 9 मई का जो वाक़या है, उसमें मरकजी जो किरदार थे वो एक ठेकेदार था, उसका नाम तारिक था। और उसके साथ एक और शख्स था, ये जिसने पता नहीं उसका क्या नाम था, कि जिसने एक इसकी गाड़ी थी और वो बॉम्ब्स या इस किस्म के वो तेल लगा के या आग लगा रहा था, ये सब। उन दो को तो आप लोगों ने क्विट कर दिया, जो कि मरकजी किरदार थे। फिर उसके बाद उसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि कितने लोग थे जो मरकजी किरदार वाले थे, लेकिन उन लोगों ने जब वो बयान अपना जारी किया तो दे वर इक्विटेड। सो आई डोंट नो कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। वो है, ये तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे आपने अगर अगर जैसे हम सुनते आते थे कि मुसलमानों के शुरू के दौर में कि जो लोग जो मुसलमान बनते थे उनके ऊपर जुल्म होता था। और फिर उस जुल्म होने के बाद उनमें से शायद कोई ऐसे होंगे, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने कह दिया कि हाँ जी मैं नहीं होता, उनको तो माफ कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने मुसलमान से वापसी का इरादा नहीं किया, उनके ऊपर क्या कोई जुल्म नहीं हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद थे, और यकीनन पीटीआई इस हवाले से बड़ी शौक में तो है, लेकिन अब देखना होगा कि आया 5 अगस्त बिल्कुल सर पर है और उस हवाले से तहरीक की तैयारियां भी उसी तरीके से की जा रही हैं। लेकिन अगर इस लीडरशिप को उससे पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है या इनकी रुकनीत मनसूख कर दी जाती है, तो इसका यकीनन बड़ा मनफी असर इस तहरीक पर पड़ने वाला है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हुकूमत ने इस हवाले से कोई ना कोई हिकमत अमली तो यकीनन अब तक वजह कर ली होगी। वो क्या हो सकती है, इस पर हम हुकूमत का मौकफ लेंगे एक ब्रेक के बाद। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको हम खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह हमने बात की ब्रेक से पहले कि अपोजिशन को इस फैसले के बाद यकीनन बड़ा धचका लगा है, लेकिन हुकूमत अब इस हवाले से किस हद तक तैयार है, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं, नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं। नासिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बताइएगा कि अब 9 मई के मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं तो सुना दी गई हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या ये अदालती फैसले आपको गैर जानिबदार और शफाफ लग रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों की राय है कि इसमें सियासी दबाव का नतीजा भी हो सकता है ये फैसले आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे नहीं समझ आती कि ये जो वाक़यात हुए, जो 9 मई हुआ है, 26 नवंबर हुआ है, 9 मई का वाक़या जो हुआ है वो दुनिया ने देखा है। आपने अपनी फोर्सेस पे जाके हमला किया, आपने जीएचक्यू पे हमला कर दिया, आपने कोर कमांडर के घर चले गए, आपने आग लगा दी। ये क्या है? ये जुर्म नहीं है तो क्या है? आप अपनी फोर्सेस पे आपने हमले किए और वीडियो सामने है, सब ने देखा, दुनिया ने देखा, और आप कहें जी हमने कुछ नहीं किया, हम तो है ही नहीं। अगर आप नहीं है, आप समझते हैं कि इस अदालत ने आपको गलत सजा दी है, तो आपके पास दूसरा फॉर्म है, आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे, जाके अपील करेंगे और बताएं कि जी हम तो है ही नहीं, आप अपने सबूत पेश करें, एविडेंस दें, तो अदालत आपको छोड़ देगी, फिर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हुकूमत इसमें मुझे बताएं क्या करे? हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती। अदालती फैसला तो अदालत ने अगर आपको एक सज़ा दी है तो फिर आप अदालत में जाके ही अपनी बेगुनाही साबित करके आपको बरी किया जाता है, तो उसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। सर, लेकिन ये फरमाएगा कि फवाद चौधरी साहब और जैन कुरैशी समेत कई मुल्जिमान को बरी भी किया गया है, तो इस पर मुस्लिम लीग नून का क्या मौकफ है? नहीं, ये आपकी बात देखें, ये भी अदालत का फैसला है। अदालत ने देखा 10 बंदों के खिलाफ सबूत जाते हैं या कोर्ट में चला जाता है केस, तो वो 10 को नहीं सज़ा होती, 5 को हो जाती है, 4 को हो जाती है। तो जो जिनको सज़ा होती है वो भी जो अपील में चले जाते हैं।
अब बात यह है कि ये अदालत ने फैसला किया, हो सकता है अदालत ने उनको रिलीफ इसलिए दिया हो कि उनके पास इनफ प्रूफ नहीं है, और ये भी हो सकता है कि अदालत के जब आप रहम करम पे होते हैं तो अदालत का फैसला होता है, अदालत का फैसला जिसके हक में आता है वो खुश हो जाता है, जिसके खिलाफ आता है वो ज़ाहिर कहता है जी ज़्यादती होगी, गलत फैसला है। हमारे साथ भी हुआ, मियाँ नवाज शरीफ को एक पनामा केस से उन्होंने शुरू किया और उन्होंने कहा जी आपके बेटे ने तनख्वाह जो आपने ली थी वो बताई नहीं, अकामा पे आपने उनको सज़ा दे दी, फॉर लाइफ आपने डिसक्वालीफाई किया। फिर भी हम अदालतों में गए, अदालत से जाके हमने अपनी बेगुनाही साबित की, अदालत ने हमें बरी कर दिया। तो अब अदालत का फैसला, आप अदालत में ही जाके उसके खिलाफ अपने बेगुनाही साबित करके तो बरी हो सकते हैं। आप मुझे बताएं हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपने 9 मई नहीं किया है, आपने 26 नवंबर नहीं किया, आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, आपने GIQ पे हमला नहीं किया है, आप कोर कमांडर के घर नहीं गए हैं, ये आपके खिलाफ एक झूठा मुकदमा है, तो बिल्कुल आपको सज़ा नहीं होनी चाहिए। आप जाएं अदालत में कि ये कौन है जी, हमें बताएं, हमारा प्रूफ बताएं, वीडियो बताएं। तो ये दुनिया ने देखा, ये चीज़ जो थी ये सामने थी कि अदालत के लोगों ने जाके GIQ पे हमला किया, आग लगाई, तोड़ फोड़ की, कोर कमांडर के घर गए, और जगह जो थी जहाँ वो शोधा के कुतुब लगे हुए थे वो जाके जलाए। तो ये किन लोगों ने किए? जिन लोगों ने किए उनको सज़ा मिल रही है, और जो समझते हैं कि हमें हम बेगुनाह, हमारे साथ ज़्यादती है, हमें सज़ा गलत मिली है, वो अदालत में जाएंगे। आप मुझे बताएं अदालत के अलावा क्या रास्ता है? आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को ये अब अंडरस्टैंडिंग है, यकीन है कि इन सजाओं से अब इंसाफ के जो तकाजे हैं बज़ाहिर 9 मई के हवाले से खास तौर पर वो पूरे हो गए हैं, या फिर सिर्फ एक सियासी पैगाम देने की कोशिश की गई है PTI को मुस्तकबिल के हवाले से? देखें, आप खुद मुझे बताएं कि अगर 9 मई का जो वाक़यात हुए हैं, क्या वो अपने पाकिस्तानी ये काम करते हैं? आपने देखा एहतजाज भी होते हैं, सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, वो जाके कभी भी इस तारीख में नहीं है कि वो जाके GIQ पे उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी, वो जाके कोर कमांडर के घर चले गए, वो शोधा की जो वो बनाई हुई थी चीज़ें उनको उन्होंने जला दिया। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर बिल्कुल होना चाहिए कि इनको क्यों साथ दी कि ये तो थे ही नहीं। वो लोग जो PTI में है या PTI में नहीं है, कोई भी है, जुर्म कोई भी करता है, उसका ये नहीं किया जाता कि अगर मैं कोई सेनेटर हूँ या मैं नहीं हूँ तो मुझे आज़ादी है, मैं हर जुर्म करूँ मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। अगर मेरी उम्र 80 साल है और मैं हर वो काम करूँ जो गैर कानूनी है, तो फिर आप मुझे बताएं कि मुझे आज़ादी हो कि मैं जो मर्ज़ी करूँ? ये अदालत का फैसला है, अदालत ही इसको दूसरी अदालत में आप जाएंगे, अगर आप बेगुनाह तो आप बरी हो जाएंगे। असल ये भी बताइएगा कि PTI रहनुमाओं को सजाएं मिलने के बाद अब क्या मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि सियासी मैदान में जो एक बड़ी रुकावट थी अपोजिशन की सूरत में, वो अब बज़ाहिर खत्म हो गई है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखें, जमहूरी मुल्कों में जमहूरियत इसी का नाम होता है कि उसके ख़िलाफ़ अगर कोई अपोजिशन होती है तो ये जमहूरियत का हुस्न होता है। 2 साल से आप मुझे बता दें ये कौन सी अपोजिशन थी जो कभी फोर्सेस पे हमले कर देती है, पुलिस वालों को शहीद कर देती है, अमलाक जला देती है? ये क्या तरीका है? ये लोग तो आप मुझे बताएं 2 साल हो गए, अपोजिशन ने कौन सा अपोजिशन का किरदार अदा किया है? वो तो असेंबली में नहीं बैठते। अगर कोई बजट पेश होता है तो वोट के कापियाँ फाड़ के बाहर चले जाते हैं। कोई और काम कोई बिल पास होना होता है तो ये तो होना चाहिए ना कि अपोजिशन खड़ी होकर अपना मौक़िफ़ पेश करे, बताए अवाम को कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है, हम इसका ये मौक़िफ़ है, हमारी ये बात सुने। वो कोई बात करते ही नहीं, वो स्वाय गाली लड़ाई के कुछ नहीं करते। तो इस तरह का जो तरीका अपनाएंगे गैर जमहूरी तरीके से, फिर कानून अपना रास्ता लेता है, और जब कानून अपना रास्ता लेता है तो फिर आपके सामने है, उसके सामने कोई चीज़ नहीं होती, वो कानून है। अगर आप गैर कानूनी काम कोई भी करेंगे तो फिर उसके लिए तो सज़ा होती है। क्या आप समझते हैं सर कि इन फैसलों से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम अब आएगा या फिर इंतशार बढ़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त का एक माहौल है जो कि बन रहा है मुल्क में, तो अब ऐसी वक्त में इन फैसलों का आना किस तरफ लेकर जा रहा है सियासी माहौल को? देखें, ये जो आप बात कर रही हैं, यहाँ जो अपोजिशन है, हमें ऐसी अपोजिशन मिली है जो अपोजिशन का किरदार अदा ही नहीं करती। वो जलाओ घराओ करने के अलावा, मार कुटाई के अलावा, पुलिस सामने आती है उनको मारते हैं। अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में आ रहे होते हैं तो वो एहतजाज शुरू करते थे, वो भी एहतजाज क्या शुरू कर देते हैं, गैर जमहूरी तरीका अख्तियार करते हैं। कभी IMF के पास जब हुकूमत जा रही होती है तो ये ख़त लिख देते हैं जी IMF वालों को कि आपने इनके साथ कोई बात नहीं करनी, अगर हम आ गए तो आपका हर मुआहदा हम ख़त्म कर देंगे। ये जो रवैया है PTI का, अगर ये ख़त्म रवैया ये चेंज नहीं करेंगे, 2 साल तो उन्होंने ऐसे गुजार दिए, अगले भी 3 साल अगर उन्होंने ऐसे ही गुजार दिए, अपने रवैये ठीक नहीं करने, जमहूरी तरीका अख्तियार नहीं करना,
जब तक आप मुझे बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जब कोई बात होगी तो उसमें से कई मसाइल हल होते हैं। ये बैठते ही नहीं, ये बात ही नहीं करते। अब ये इनके फैसले, अभी तो वो आपस में इतना लड़ रहे हैं। आप देख लें कि एक लीमा खान कहती है नहीं ये तो मेरी बात है, वो बुशरा बीबी कहते हैं मेरी बात है, वो जो गौर साहब हैं वो कहते हैं हर बंदा अपनी बात करता है। 5 अगस्त का इन्होंने टाइम दिया, वो गंडापुर आके कह गया नहीं कोई 99 दिन है। तो ये इनकी अपनी लड़ाई है। हमारी बदकिस्मती है कि हमें ऐसी पोजीशन मिली है कि ना वो बेहतरी के लिए बात करती है, ना वो हुकूमत से बात करते हैं। अगर बात करने का टाइम आता है तो वो चले जाते हैं, नहीं जी हमने आपसे बात नहीं करनी, हमने उनसे बात करनी है। तो फिर अगर उनका यही रवैया रहेगा तो फिर अब मुझे नहीं पता कि वो उनको क्या सोच है कि इमरान खान ये चाहता है कि मैं उनसे बात करके जिस तरह मैं 2018 में आया कि मैं दोबारा आऊँगा। तो ये तरीका अगर वो इख्तियार रखेंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि 2 साल गुजर गए, 3 साल और भी ऐसे गुजर जाएंगे। हम तो कोशिश करते हैं काम करें, जिस तरह ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ छोड़ के गए थे। 2 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने है कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। सब वो सियासी जमातें जो हुकूमत में थी उन्होंने बेहतरी की तरफ हम गए हैं, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। तो अगर अपोजिशन अपना किरदार अदा करे तो बिल्कुल ये होना चाहिए, उसमें बेहतरी आती है। अपोजिशन हमेशा जो होती है जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन ये लोग इस तरफ आते ही नहीं। ये भी फरमाएगा कि सजाओं के बाद अब जो सियासी खला पैदा होगा इस वक्त सियासी सिनेरियो में, सियासी मंजरनामे में, क्या मुस्लिम लीग नून उसको पुर करने के लिए कुछ हद तक तैयार है? देखिए बात यह है कि जितनी सियासी जमातें हुकूमत में हैं वो देखिए मुल्क जिस हालात में चला गया था, तो जो मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते थे उन्होंने इकट्ठे होकर मुल्क की बेहतरी के लिए सब ने मिल के मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अपोजिशन वालों हम तो चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ वो बैठे हैं। इलेक्शन क्वेश्चन की बात है, कोई और मसाइल हैं, तो वो कैसे हल होंगे? वो यही हल होंगे ना कि आप टेबल पर बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ चीज़ें हल हो जाती है, कुछ के लिए फिर दोबारा वक्त होता है, बात करते हैं। ये बात ही नहीं करते, ये कुछ तरीका इनका अख्तियार ही नहीं करते। ये समझते हैं वो आएगा गंडापुर, वो आके कलाशनकोव उठा के लाएगा, दीवार तोड़ेगा जेल की और इमरान खान को ले जाएगा। तो ये तरीका तो नहीं है। अगर अपने रविश चेंज नहीं की तो फिर उनके साथ जो है ना हमने कुछ नहीं करना, वो अपने साथ खुद ऐसा कर रहे हैं। अवाम देख रही है, अपोजिशन अभी भी आगे बैठे बात करें हुकूमत से, हुकूमत तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैरिस्टर गौर के पास जाके उनको हाथ मिलाया, उनको कहा कि आए हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, आप बैठते हैं बात करें। वो नहीं बात करते। सर आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है और उसकी कोशिश पीटीआई के हवाले से भी की गई, या आप समझते हैं कि पीटीआई का सियासी बायकॉट जो बज़ाहिर खामोश है लेकिन किया जा रहा है वो आइंदा भी आप जारी रखेंगे, खासतौर पर इन फैसलों के आने के बाद? देखें हुकूमत शुरू दिन से पीएम साहब ने तकरीर की थी, अपोजिशन को कहा था, दावत दी थी कि कहते हैं ना कि मिसाक जमहूरियत भी एक था ना, कि आप आके बैठे और मिसाक मीशत कर लें, हमारे साथ बैठ के बात करें। आप देख लें 2 साल में उनका क्या किरदार है, वो बात करते ही नहीं। अब भी हुकूमत तैयार है कि आके हमसे बात करें। इमरान खान ने आपके सामने एक कमेटी बनाई 5-7 बंदों की, वो भी 2 जब मीटिंग हुई उसके बाद वो गौर जो है वो गौर साहब आए बाहर उधर से जेल से, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा इनसे हमने बात ही नहीं करनी, कमेटी ख़त्म, बातचीत ख़त्म। ये रवैया है इमरान खान का, ये रवैया है पीटीआई का। अगर बैरिस्टर गौर ने भी ये ऐलान कर दिया कि हम बात नहीं करते, अगर कोई बात ही नहीं करता तो हुकूमत तो अभी तैयार है कि हमसे बात करें, बैठे, जितने मसाइल हैं उसका हल मुझे बताएं। टेबल टॉक के अलावा क्या है? किससे वो बात करेंगे? बैठेंगे, बात करेंगे तो उससे मसाइल हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब, और यकीनन मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है बड़ी हद तक उसकी वजाहत कर रहे थे। लेकिन अब इस वक्त के सियासी माहौल में जहां एक तरफ अपोजिशन एहतजाज का इरादा रखती है और वहीं अपोजिशन के जो बड़े कीन इंपॉर्टेंट तरीन लीडरशिप थी उनको सजाएं हो चुकी हैं, अब देखना होगा कि आया मुस्लिम लीग नून इसमें अपोजिशन के कुछ मसाइल को कम करके उनको साथ मिलाती है, कौमी धारे में लाने की कोशिश करती है, या फिर इस मौके से भरपूर फायदा उठाती है। यकीनन आने वाले दिनों में ये बड़ी हद तक वाजे हो जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।